हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में एक काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन को उठाएंगे। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 में आया था और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 322 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक आर सेट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स भी हमें गिवन है और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हमें उसके अंदर दी हुई हैं। और फिर हमारे पास बोला गया है कि जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं अननोन, वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट को। ABCD बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लेट R is a set of a matrix this such that उसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं ABCD वो इन सेट ऑफ वैल्यूज़ को बिलोंग कर रही हैं। यहाँ पर 17 आएगा। तो हमें क्या बोला गया है इसमें कि हमें बोला गया है कि R मेरे पास एक R सेट है, उसके अंदर जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है वो इस मैट्रिक्स की फॉर्म में है सच दैट जो उस मैट्रिक्स में अननोन वैल्यूज़ आ रही हैं ABCD वो इन सेट ऑफ वैल्यूज़ को बिलोंग कर रही हैं। तो टोटल ये 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं इस सेट में, जो यहाँ पर ABCD को अलॉट की जा सकती हैं, जिसमें 7 तो प्राइम नंबर दिए हैं और एक 0 इंक्लूड है। तो हमें पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इन R इज, मतलब हमसे इन्वर्स नंबर ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स पूछे हैं कितने हो सकते। अगर तुम लोग कोई मतलब जैसे जैसे ये हमें R ही दिया हुआ है सेट और ये हमें यहाँ पे ठीक है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें पता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। अगर कोई मैं A मैट्रिक्स ले लूँ वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? A इन्वर्स exists only when determinant of A is not equal to 0, ये कंडीशन होगी। अब इसके भी जितने भी नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होंगे वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं वो सारे केसेस निकाल लूँ जिसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैं टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस बता पाऊंगा, क्योंकि उतने ही इन्वर्टेबल मैट्रिसेस बनेंगे R में। तो या एक मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं जितने मैट्रिसेस बना सकता हूँ इस मैट्रिक्स से, इनको वैल्यूज़ अलॉट करके इससे इन सेट ऑफ वैल्यूज से, उनमें से अगर मैं वो वाली केसेस माइनस कर दूं, वो वाले मैट्रिसेस के केसेस माइनस कर दूं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 आ रहा है, तब भी मुझे वो वाले सारे नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिल जाएंगे जो इन्वर्टेबल है। ये भी एक चीज़ कर सकता हूँ मैं। मुझे ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस मेरे को निकालने हैं, उनमें से मैं टोटल मैट्रिसेस जितने बनेंगे उनमें से वो केसेस माइनस कर दूं, केसेस इन विच डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, वो माइनस कर दूं तो तब भी मेरे को टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं क्या बोल दूं, इस मैट्रिक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, लैम्डा। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को लैम्डा मान लिया। अगर मैंने इसको लैम्डा मान लिया तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आएगा वो आएगा 5 इंटू
ए डी माइनस बी सी। आई होप सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। अब ये डिटर्मिनेंट, ये लैम्डा डिटर्मिनेंट, लैम्डा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये ज़ीरो कब होगा? जब ये पूरा ज़ीरो हो जाए। अब इसी के पॉसिबल केसेस तो हमें देखने हैं, बट उससे पहले हमें टोटल मैट्रिसेस भी तो देखने कितने बन रहे हैं। चलो ज़ीरो वाले केसेस तो हैं, बट टोटल मैट्रिसेस कितने बन रहे हैं? अब देखिए, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स था, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसको मैंने लैम्डा अज्यूम किया था, तो ये A3B C2D 050 ये था मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। अब मेरे पास टोटल मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं यहाँ पे? अब वो टोटल मैट्रिसेस मेरे पास कितने बन सकते हैं? वो इतने बनेंगे कि देखो, इसको मैं कितनी वैल्यूज़ अलॉट कर सकता हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। हम लोगों ने पीएनसी, अगर बच्चों आपने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे। उसके अंदर दो प्रिंसिपल्स आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस केस में टोटल मैट्रिसेस में हम लोग को पहले ए फिल करना है। ए के लिए हमारे पास ये सारी चॉइसेस हैं, फिर ये है, फिर यहाँ पर सी भरना है और डी भरना है, और सारे साइमल्टेनियसली बनने हैं। पहले ए भरेंगे, फिर बी, फिर सी, डी। तो फिर आ रहा है, मतलब एक के बाद एक टास्क करना है। तो एक के बाद एक टास्क करना है, जब चारों भर हो जाएंगे अननोन वेरिएबल्स, तभी हमारा टास्क ओवरऑल कंप्लीट होगा। तो उस केस में हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। अब ए में मैं कितनी, मेरे पास ए के लिए कितनी चॉइसेस है, मैं ए को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? अब यहाँ पे टोटल मेरे पास 8 चॉइसेस, 8 एलिमेंट्स है, तो मैं इसको 8 तरीक़ों से भर सकता हूँ यहाँ में। फिर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। बी को मैं कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ? अब बी में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनमें से इसके पास, इसको इन 8 वैल्यू में से किसी से भी भर दो, तो इसके पास भी 8 चॉइसेस है। सिमिलरली सी के पास भी 8 है और डी के पास भी 8 है। तो टोटल मैट्रिसेस यहाँ से मेरे पास आ गए 8 की पावर 4। तो यहाँ से पहली चीज़ मेरे को क्या पता लगी कि मेरे पास टोटल मैट्रिसेस जो बनेंगे वो बनेंगे 8 की पावर 4। दूसरी चीज़, यहाँ से मैंने जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा निकाला था, वो मेरे पास कितना आया था? वो आया था 5 इंटू ए डी माइनस बी सी। अब मुझे वो केसेस देखने हैं जिसमें ये जो डिटर्मिनेंट है मेरे को ज़ीरो वैल्यू कब दे रहा है, ठीक है? तो वो मेरे को केसेस माइनस करने थे इसमें से। अब देखिए, ए डी माइनस बी सी, ये ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। अब ए डी, बी और सी, इनकी वैल्यूज़ इस सेट से लेनी पड़ेंगी हमें, इस सेट से, ये जो हमें सेट दिया हुआ है। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक केस तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का ज़ीरो होने का तब बन रहा है जब मेरे पास ए भी ज़ीरो हो जाए, डी भी ज़ीरो हो जाए, बी भी ज़ीरो हो जाए, सी भी। क्यों? क्योंकि 0 इंटू ज़ीरो विल बी इक्वल टू 0 इंटू ज़ीरो, दैट विल बी 0 इक्वल टू 0। तो वो मतलब बेसिकली यहाँ से हमारे पास ये पूरा ज़ीरो बन रहा है, क्योंकि ये इसको भी ज़ीरो मिल गया, इसको भी ज़ीरो हो गया, इसको भी ज़ीरो, तो ज़ीरो। यहाँ से ये ओवरऑल ज़ीरो बन जाएगा। और जब ये पूरा ज़ीरो हो गया तो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट 5 इंटू ज़ीरो, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा हमें क्या मिल जाएगा? ज़ीरो मिल जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब ये चारों के चारों ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए? चारों के चारों ये ज़ीरो हो जाए, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। और वो कब बनेगी? जब तुम इस पूरे सेट में से, ये जो ए बी सी डी बिलोंग कर रहे हैं ना इस सेट को, इसमें से तुम ज़ीरो उठा के इन सबको अलॉट कर दो। और वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको भी एक ही तरीके से, इसको भी एक ही, इसको भी एक ही तरीके से, तो वो ओवरऑल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है जब ऑल 4 आर ज़ीरोज़, ठीक है? तब हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो बनेगा। उसके बाद हमारे पास और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है? जब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा है, जिसमें 5 टाइम्स ऑफ ए डी माइनस बी सी, ये ज़ीरो कब बनेगा? मतलब ये ज़ीरो
ये ज़ीरो एक केस इसमें भी बन सकता है जब इन 4 अननोन वेरिएबल में से कोई 3 अननोन वेरिएबल ज़ीरो हो जाए। वो कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ओवरऑल ज़ीरो बन रहा था, तो ये कंडीशन आ रही थी AD इक्वल टू BC की। अब इसमें से अगर ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये ज़ीरो देंगे, और इन दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो गया और एक नॉन ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो इंटू नॉन ज़ीरो विल कम आउट टू बी ज़ीरो। फिर से हमें वही कंडीशन मिलेगी, ज़ीरो की कंडीशन। तो उसमें भी हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो सकता है कि अगर 3 वेरिएबल मेरे पास ज़ीरो हो जाए और एक नॉन ज़ीरो हो जाए, तो तब भी मेरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन रहा है। तो मेरे पास एक कंडीशन ये भी आती है कि जब ऑल नहीं, यहाँ पे आएगा 3 वेरिएबल्स आर ज़ीरो। अब देखो, मैं इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? अब देखो, इसमें एक पॉसिबिलिटी में वो भी ऐड होगी। तो अब 4 वेरिएबल में से तुमने पहले कोई 4 टोटल वेरिएबल्स हैं अननोन, उनमें से तुमने 3 चुने। उनको चुनने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास? सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? 4C3। अब उनमें से 3 को तो तुमने ज़ीरो अलॉट कर दिया, ठीक है? तो ज़ीरो अलॉट करने पे उन तीनों को, ठीक है, वो तो ज़ीरो से भर हो गए। अब जो एक वेरिएबल बचा है उसको भी तो भरना है, पर उसके लिए तुम्हें उसको नॉन ज़ीरो वैल्यू देनी है। क्यों नॉन ज़ीरो देनी है? क्योंकि हमने चारों वेरिएबल्स को ज़ीरो अलॉट करने वाला केस देख लिया है, वो एक ही बन रहा था। अब हम 3 ज़ीरोज़ वाला देख रहे हैं, तो एक को नॉन ज़ीरो होने के लिए उसके पास 7 चॉइसेस हैं। यहाँ से 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से वो कोई भी हो सकता है। तो उसके पास 7 चॉइसेस हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वो केसेस होंगे जिनमें हमें 3 वेरिएबल्स ज़ीरो वाले केस मिल रहे होंगे, ठीक है? अब इनमें से, ठीक है, ये तो वो केस हो गए जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो हुई, तब भी हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन रहा है। और हमने एक केस वो भी देख लिया जिसमें चारों वेरिएबल्स हमारे पास, ठीक है, ज़ीरो बन रहे थे, जिसमें हमें उसमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो मिल रही थी। वो केस भी हम ये दोनों केस को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। पर अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अभी हम और पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि हमारे पास और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ज़ीरो बन रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है यहाँ से कि जो यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करूँ, देखो ध्यान से ज़रा, इसको मैं ज़रा रब करके दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ से AD इक्वल टू BC। अब एक केस ये भी हो सकता है यहाँ से कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को ज़ीरो दे दूँ, 1 0 यहाँ पे अलॉट कर दूँ, और इन दोनों में से एक 1 0 किसी को यहाँ पे अलॉट कर दूँ, ठीक है? तो तब भी मेरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो देगा मुझे। वो इसमें से ये भी हो सकता है, इन दोनों में से ये भी, B भी हो सकता है, C भी, और इधर A भी हो सकता है, D भी, दोनों में से कोई एक। तो पहले तो इन दोनों वेरिएबल में से मेरे को कोई, अगर किसी को ज़ीरो अलॉट करना है, ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों में से कोई एक चुनना है। तो वो चुनने के कितने तरीके हैं? 2C1 तरीके हैं। फिर इन दोनों में से भी कोई मुझे एक चुनना है जिसको मेरे को ज़ीरो अलॉट करना है, तो मेरे पास टोटल वो कितने तरीके होंगे? 2C1 तरीके होंगे। सपोज करो वो ये A था जिसको मैंने अलॉट कर दिया ज़ीरो, और इस C को अलॉट कर दिया, ठीक है? तो वो मेरे पास वो सारे केसेस बनेंगे जिसमें 2 वेरिएबल्स को ज़ीरो दिया गया है। तो इसका मतलब है इस D को और इस B को क्या नॉन ज़ीरो रहना पड़ेगा। तो अब इसके पास भी, अगर यहाँ से इस सेट की 8 वैल्यूज़ में से मैंने एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो अलॉट कर दिया है और राइट हैंड साइड में भी ज़ीरो अलॉट कर दिया है, वो एक तरीके से हो सकते हैं चूज़ करके। पहले सिलेक्शन किया, फिर अलॉटमेंट की। तो जो बाकी 2 वेरिएबल्स बचे हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उनके पास तो 7 चॉइसेस बचती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने A को ज़ीरो अलॉट किया था, तो यहाँ पे D बच गया था, और इधर मैंने C को अलॉट किया था ज़ीरो, तो इधर B बच गया था। तो D को भरने के भी 7 तरीके हैं फिर मेरे पास उस सेट में से, क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड है। तो और फिर मेरे को B को भरने के भी 7 तरीके हैं। तो ये तो सारी वो पॉसिबिलिटीज़ हो गई जिसमें 2 वेरिएबल्स
को ज़ीरो अलॉट किया जा सकता है, उस केस में भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। ठीक है, अब ये तो टोटल वो केसेस बनते थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ज़ीरोस दे सकते थे। ठीक है, अब ये वो केसेस हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आगे अगर कोई बोलेगा कि एक वेरिएबल को ज़ीरो दे दो, तो ए डी इक्वल टू बी सी है। अगर सपोज़ कीजिए ये चार वेरिएबल में से किसी एक को ज़ीरो दे दिया, सपोज़ करो इसको ही ज़ीरो दे दिया, तो ये नॉन ज़ीरो आ गया, समथिंग फाइनाइट आ गया, तो ये तो ओवरऑल ज़ीरो बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे। बट ये फाइनाइट आ जाएगा, ये फाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि चार वेरिएबल्स में से अगर एक को ज़ीरो अलॉट किया गया है तो वो तो एक साइड को ज़ीरो बनाएगा ना, दूसरी साइड को ज़ीरो थोड़ी ना बनाएगा। दूसरी साइड को तो फिर अगर आपने चार में से एक वेरिएबल को ज़ीरो बनाया है तो तीन तो नॉन ज़ीरो होंगे, और तीन नॉन ज़ीरो होंगे तो उनमें से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जो तुम्हारे RHS को नॉन ज़ीरो रखेंगी, और वो तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को नॉन ज़ीरो बना देगा, ज़ीरो नहीं बनाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो कोई बच्चा अगर बोले कि यहाँ पर सर एक वेरिएबल का केस क्यों नहीं लिया हमने, तो एक वेरिएबल का केस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि भाई साहब वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को ज़ीरो बना ही नहीं सकता। क्या ज़ीरोस का केस हो सकता है? मतलब अगर ये तो वो सारे केसेस थे, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये तो वो सारे केसेस थे जिसमें या तो चारों के चार वेरिएबल ज़ीरो हैं, उनमें से तीन वेरिएबल ज़ीरो हैं या दो वेरिएबल ज़ीरो हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ दे रहे थे जो डिटर्मिनेंट को ज़ीरो बना रहे थे। अब ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें मतलब कोई भी वेरिएबल ज़ीरो नहीं है, बट वो भी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। हाँ है। अब देखिए ज़रा आप यहाँ पर अगर हमने सारे ज़ीरो वाले केसेस ले लिए, तो अब हमारे पास ये जो 7 नंबर बच रहे हैं, ठीक है, ये जो 7 नंबर बच रहे हैं ये सारे के सारे हमें प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये बन सकती हैं, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी है, ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम, मतलब सेम से मेरा ये कहने का मतलब है कि ये भी कोई नॉन ज़ीरो सेम नंबर हो जाए, ये भी, इन सबको सेम नंबर अलॉट कर दिया जाए। ठीक है, चारों को, और चारों को जब सेम नंबर अलॉट किया गया और वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे सपोज़ करो मैंने उस सेट में से 3 ले लिया, तो इन चारों वेरिएबल्स को 3 अलॉट कर दिया, तो यहाँ पे भी 3 आ गया इंटू 3, इधर भी 3 इंटू 3 आ गया, तो ये 9 माइनस 9 का केस बनेगा जो कि ज़ीरो आएगा। तो ए डी माइनस बी सी इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ऐसे ही हम 5 इंटू 5 का केस भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर्स हमें दिए ही इसलिए गए हैं कि अगर यहाँ पर हम मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी ज़ीरो वेरिएबल नहीं लिया, मतलब किसी भी वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू नहीं अलॉट की है, तो अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू अलॉट की है तो तब के कौन से केसेस से हमारे पास बनेगा, तो वो वही केसेस होंगे जिसमें ए डी बी सी जो वैल्यूज़ होंगी वो सारे नंबर सेम होंगे, बट वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा, और वो जब सारे सेम होंगे तो वो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू ज़ीरो देंगे, जिससे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक केस तो यहाँ से ये भी बन रहा है कि नो ज़ीरो वाला केस, नो वेरिएबल इज ज़ीरो, अब वो इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू किया हुआ है मैंने आगे, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए ज़रा, नो वेरिएबल ज़ीरो का केस है, तो अब इसको हम टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे जिनमें से 7 प्राइम वैल्यूज़ थी नॉन ज़ीरो और एक ज़ीरो था उसमें एलिमेंट। अब ज़ीरो वाले सारे केसेस देख लिए हमने, बचे हमारे पास 7 वेरिएबल्स और 7 एलिमेंट्स बचे हैं। ठीक है, 7 के 7 सेम होने चाहिए इन वेरिएबल्स को जब अलॉट किए गए, तो इन ओवरऑल, ठीक है, इसके पास 7 चॉइसेस ही हैं, बट हम इसमें अलग अलग केसेस नहीं लेंगे कि इसके पास 7 आ गया, इसके पास 7 आ गया, इसके पास 7 आ गया, इसके पास 7 आ गया।
एक ही तरीके से, मतलब सबके पास चॉइसेस एक ही हैं और वो एक ही तरीके से आ सकती हैं, तो टोटल जो केसेस बनेंगे वो 7 केसेस ही बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए को भी, ठीक है ना, हम लोग एक ही तरीके से बिठा सकते हैं, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक, और वो सारे सेम नंबर हो सकते हैं, तो वो एक ही तरीका बनता है भाई। तो टोटल हमारे पास 7 केसेस बनते हैं जिसमें हमारे पास नो वेरिएबल इज़ 0, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास ये भी बनता है कि अगर दो नंबर सेम हो जाए, मतलब जैसे अगर मैंने एक पेयर उठाया, इधर AD माइनस BC था मेरे पास, अगर मैंने यहाँ पे इसको 3 अलॉट कर दिया और इसको 7 अलॉट कर दिया, तो इधर भी 3 इंटू 7 आना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों शफल हो गए 7 3, और इधर भी वो 7 3 बन सकते हैं। तो मतलब अगर इसको कोई नंबर अलॉट किया और इसको कोई नॉन ज़ीरो नंबर अलॉट किया, तो वो दो तरीके से शफल होके आ सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, और यहाँ पे भी सेम होना पड़ेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि दो नंबर्स, ठीक है, आए, दो नंबर्स के केसेस लिए यहाँ पे, ठीक है, उनसे भी तो तुम्हें ज़ीरोज़ मिलेंगे ही, जिससे हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। तो पहले तो मैंने, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स में से, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक चूज़ किया, फिर दूसरे में, ठीक है, दूसरे में से भी चूज़ किया एक, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 2C1 नहीं आएगा यहाँ पर। अब टोटल मेरे पास, ठीक है, मेरे को यहाँ पर वैल्यूज़ अलॉट करनी है। वैल्यूज़ अलॉट करने का यहाँ से ये तरीका हो जाएगा कि अब मेरे पास 7 वैल्यूज़ हैं, उनमें से मेरे को 2 वेरिएबल्स को अलॉट करनी है, ठीक है। तो वो 7C 2 चॉइसेस से आ सकती है मेरे पास, और वो अपनी जगह पे शफल हो सकती हैं 2 फैक्टोरियल वेज से, इधर भी और इधर भी, तो 2 फैक्टोरियल इसका भी एक आएगा। तो ये मेरे पास सारे केसेस बनेंगे जो मेरे को नंबर ऑफ़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर अगर 2 नंबर आ गए और मतलब 3 नंबर का केस कोई बोलेगा कि लेंगे, तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई और केस नहीं बन रहा है। तो अगर यहाँ से आप टोटल देखें तो ये कितना बन रहा है, 64 इंटू 64, ये 64 इंटू 64 करेंगे तो यहाँ से ये 16, 24 25, ये यहाँ से 24 आएगा, फिर 2 ऊपर जाएगा तो 38 हो गया। तो ये हो गया यहाँ से मेरे पास 4096, और ये माइनस करने पड़ेंगे अब बीच में से, तो ये मेरे पास टोटल अब मेरे को माइनस करने पड़ेंगे, तो 1 + 4, ये 4 आएगा मेरे पास, इंटू 7, तो 28 हो गया ये। अब ये 2 इंटू 2 14 इंटू 14, ये 196 आएगा, प्लस ये 7 आ गया, और ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आएगा 4, इन दोनों की वैल्यू तो मल्टीप्लाई होकर 4 आएगी। और यहाँ पर 7C2 कितना बनेगा, 7 इंटू 6/2, ये 3, 24, ये 21 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 84 आ गया। तो यहाँ से ये 84। अब इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये और ये ऐड होके कितना बनेंगे, ये और ये ऐड होके 85 बनेंगे, और इसमें ये 92 बनेगा। 92 में मैंने ये 8 ऐड किया तो 100 हो गया, 120 ये हो गया, 120 में 90 ऐड किया तो 190 ऐड किया तो 310, और 6 ऐड किया तो 316। तो यहाँ से अगर 4096 में से 316 केस माइनस किए तो मेरे हिसाब से ये हमारे पास 3780 आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होंगे इस क्वेश्चन के आंसर।